हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अरबिंदो घोष को। किसको पढ़ेंगे? अरबिंदो घोष। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप यह जान लें कि अरबिंदो घोष को श्री अरविंद के भी नाम से जाना जाता है या महर्षि अरविंद के भी नाम से जाना जाता है। तो जब कभी इस तरह से मिले तो आप यह समझें कि हाँ, ये अरबिंदो घोष का ही नाम है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह आप जान लें कि इनका जन्म जो होता है वह कलकत्ता में होता है। और कब होता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म होता है। और 5 दिसंबर 1950 जब हम लोग गणतंत्र होते हैं उस समय इनका डेथ होता है। और डेथ जो होता है वह पौंडीचेरी में होता है। ठीक है, इनके संबंध में यह कहा जाता है कि यह जो है एक नेशनलिस्ट के रूप में जाने जाते रहे हैं और यह स्वयं भी अपने आप को एक राष्ट्रवादी के रूप में मानते हैं। ठीक है, ऐसे तो इनके संबंध में यह कहा जाता है कि ये गर्म स्वभाव के थे, लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं माना, सिर्फ अपने आप को एक राष्ट्रवादी के रूप में पहचान दिलाने की बात की है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यह पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, आदि विभिन्न तरह के चीज़ों के चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, इनके संबंध में इनके एक तस्वीर भी मैं लगाया हूँ जो आपको PDF में मिल जाएगा। यहाँ पर वह दिखा पाना संभव नहीं होता है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग थोड़ा सा यह राष्ट्रवाद की संकल्पना जो करते हैं वह क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं अपने जो सामने खुला हुआ है पेज उसको पढ़ करके आप लोग को सुनाना चाहूँगा। वह लिखते हैं कि राष्ट्रवाद कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर की देन है। अर्थात जो है वह राष्ट्रवाद को ईश्वर से जोड़ करके चल रहे हैं। आगे वह लिखते हैं कि राष्ट्रवाद तुम्हारी आत्मा का संबल है। यदि तुम राष्ट्रवाद के समर्थक हो तो तुम्हें धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र की आराधना करनी होगी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम ईश्वर की योजना के निमित्त मात्र हो। इन पंक्तियों में आपको यह दिख गया होगा कि अरबिंदो घोष जो हैं वह राष्ट्रवाद को ईश्वर से, राष्ट्रवाद को एक ऐसे और वह लेके जाना चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे का जो है वह आदर करे, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वह रह सके। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए वह अच्छी तरह से जो है कार्य कर सके, इस तरह की जो है सोच वह लेकर के चलते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग यह देखेंगे कि राष्ट्रवाद की जो वह बात करते हैं उसमें वह कहते हैं कि स्वराज्य जो है वह उसका इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट अंग है। वह कैसे? क्योंकि बिना स्वराज रहे कोई राष्ट्रवाद की कल्पना संभव ही नहीं हो सकती है। क्योंकि राष्ट्रवाद तभी होगा जब कोई स्वराज होगा। जहाँ स्वराज नहीं होगा वह राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति जो है वह इंडिपेंडेंट होता है और जब वह इंडिपेंडेंट रूप से अपनी एक छवि प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, आगे वह लिखते हैं, उनका एक विचार आता है कि जो हमारी संस्कृति है, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि उनके समय जब उनका, देखिए मैं हमेशा उनके एज, उनके जन्म, उनकी मृत्यु जरूर बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? उससे प्रश्न तो बहुत कम आते हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, या नहीं ही कहें तो गलत नहीं होगा, इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन उनका टेन्योर जान जाने से यह होता है कि हाँ, यह व्यक्ति कब आया, कब से कब तक इनका जो है लाइफ स्पैन रहा है, किन घटनाओं से यह जुड़े हुए हो सकते हैं। यह जान लेने से बहुत सारे प्रश्न को हल करने में सहूलियत होती है।
ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं यह भी जानकारी जुटाने में जो है प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यह जो जिस समय थे तो उस समय हमारा देश जो था वह गुलाम हुआ करता था। तो गुलामी के चीज़ों से हटाने के लिए, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए वह लोगों को जो है प्रेरणा स्वरूप वह हम रहते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप जो है अपने भारत माता जो है उसको, उनके पैरों में जो बेड़ियां पड़ी है गुलामी की, उसको तोड़िए, उससे जो है उसको निजात दिलाइए। ठीक है। इसी संबंध में वह लिखते हैं कि अंग्रेजी जो संस्कृति है, जो इंग्लैंड की संस्कृति रही है, वह मटेरियलिज्म की तरफ झुकी हुई है। वह सिर्फ जो है वह ये ऐश आराम और सांसारिक सुख में जो है वह सिर्फ विश्वास करते हैं। मटेरियलिज्म क्या करता है, एक मैटर से जो प्रभावित होता है, सुख और दुख जो है उसके एक मैटर पे डिपेंड करता है, वो मटेरियलिज्म है ना। लेकिन भारतीय संस्कृति की वह जो है वकालत करते हैं और भारतीय संस्कृति को यूके की संस्कृति, जो ब्रिटिश संस्कृति है, उससे वह फार बेटर उसको बताते हैं। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा कि अपनी संस्कृति को जो है वह कमज़ोर नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है वह जो इंग्लैंड की संस्कृति है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इंग्लैंड की संस्कृति जो है वह मटेरियलिज्म पे आधारित है, जबकि भारतीय संस्कृति जो है वह अध्यात्मवाद की वकालत करता है और वह दूसरे के भलाई करने में, दूसरे के कल्याण करने में वह सक्षम है। और वह एक लाइन यह भी कहते हैं कि भारत अगर यह सोचता है कि हम यूके को पॉलिसी को फॉलो कर करके उसके सहयोग और उसके साथ रह करके हम अपना डेवलपमेंट कर लेंगे या हम अपने विकास कर लेंगे, तो यह चीज़ें कभी संभव नहीं हो सकती है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें वह कहते हैं। आगे वह यह भी कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था भारत को आज़ाद कराने के लिए, है ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष भी वह कुछ लाइनें लिखते हैं। मैं हूबहू उनकी कही गई जो लाइनें हैं वह थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का ध्येय यानी कि लक्ष्य केवल औपनिवेशिक शासन की जगह स्वशासन स्थापित करना नहीं है। जो हम गुलाम थे उससे निजात होकर के केवल स्वतंत्र हो जाना राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है इसका? इसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना इसका लक्ष्य है। साथ ही यह जो है एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी है। इस प्रकार से जो है वह राष्ट्रवाद की संकल्पना देते हैं। वह आगे यह भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो राष्ट्रवादी व्यवस्था है, अध्यात्म जिसका एक आधार है, वह ही जो है मुक्ति का मार्ग पूरे विश्व को, पूरे मानव सभ्यता को, मानवता को दिला सकता है। ठीक है। यहाँ फिर उनके बारे में कुछ और चीज़ों के बात हम लोग करते हैं। हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि वह उस समय के रहे हैं जब हमारा देश जो है वह गुलाम रहा था। और हम लोग यह भी जानते हैं कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जो रही है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो रही है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करी है राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं उसमें। और यह हम लोग यह भी जानते हैं कि उसमें दो तरह की जो है वह शाखाएं बटी हुई थी। कौन कौन सी शाखाएं बटी हुई थी? पहला जो है वह नरम दल हुआ करता था और दूसरा जो है वह गरम दल हुआ करता था, है ना। नरम दल और गरम दल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहते थे, दोनों में क्या डिफरेंसेस था? वो दोनों आज़ादी की जो है वह बात करते थे। दोनों जो है वह ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उससे मुक्ति की बात करते हैं। लेकिन यह जो नरम दल वाले जो लोग हुआ करते थे, जो मॉडरेट्स कहे जाते थे, वह
ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत ही स्वशासन की बात मानते हैं। वह कहते हैं कि हमको जो है स्वशासन करने की आज़ादी दीजिए, बाकी आप अपना साम्राज्य स्थापित करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से वह मांग करते हैं। लेकिन यानी कि वह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करते हैं, सिर्फ वह जो है स्वशासन डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यह गर्म दल वाले जो लोग होते हैं, जिसमें आपके श्री अरविंदो को भी जो है वह रखा जाता है और वह इससे बिलोंग भी करते हैं। हालांकि वह जो है अपने आप को कभी एक्सट्रीमिस्ट के रूप में नहीं मानते हैं, वह सिर्फ राष्ट्रवादी के रूप में ही अपने आप को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी कि हमको पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वतंत्रता मिले, है ना। इस तरह से जो है यह बात करते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे इस तरह के व्यवस्था अपनाने के लिए किन किन चीज़ों को जो है, कौन कौन से गतिविधियां जो है वह करने की वह बात करते हैं, किस किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इस संबंध में वह जो नरम दल होते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक याचना के रूप में यह मांग जो करते रहते हैं, उसका वह खंडन करते हैं और वह कहते हैं कि आप मांग नहीं करें, बल्कि जो है याचना नहीं करें, एक मांग करें आप। और मांग अगर वह इजीली स्वीकार हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं स्वीकार होता है तो उस पर बल प्रयोग करने की भी बात वह करते हैं, ठीक है। आगे वह जो है एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक कॉन्सेप्ट उनका आता है पैसिव रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है वह किससे संबंधित है। अरविंदो घोष का ऑप्शन आपको मिलाने के लिए भी रह सकता है, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन रह सकता है कि पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत किसने दिया है, या उससे संबंधित और भी प्रश्न रह सकता है कि पैसिव रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं। तो लिखने के लिए हो जाएगा, लेकिन वह इस प्रकार से बना के रखे आपको ऑप्शंस के साथ देगा कि आपको सही आंसर चुनने के लिए यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैसिव रेजिस्टेंस की बात आपको बताऊंगा, जो आपके श्री अरविंदो जो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिनके संबंध में, उनसे वह जुड़े हुए हैं। तो यह जो है अभी हम लोग बताएं कि इनकी याचना पूर्ण की जो मांग होती है ब्रिटिश से, उससे संबंध में वह उसी खारिज करते हैं और यह कहते हैं कि आप याचना नहीं करें, बल्कि पैसिव रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध की जो है वह बात करें। यानी कि इसके अंतर्गत जो है वह क्या कहा जाता है, सो हम थोड़ा सा आपको समझाने की बात करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अरविंदो घोष जो हैं वह नरम दल की जो याचना पूर्ण जो मांग होती है उसको वह खारिज करते हैं और कहते हैं कि आप जो है पैसिव रेजिस्टेंस अपनाइए, और इन सारे कार्यों को जो है वह एक संपादकीय रूप में वंदे मातरम में वह लिखते हैं, उसकी वकालत करते हैं, है ना। वंदे मातरम का वह संपादन किए हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और पैसिव रेजिस्टेंस के अंतर्गत वह कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर कब्जा किए हुए है, वह जो भी कार्य करती है, चाहे वह उद्योग से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या प्रशासन संबंधित हो, जो उसमें हम सहयोग करते हैं, उस सहयोग को करने से, उस कार्य को करने से हम केवल इनकार करेंगे। यही है पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि जो ब्रिटिश व्यवस्था है उसके कार्यों में सहयोग न कर करके उससे अपने आप को अलग कर लेना, ये क्या कहलाता है? पैसिव रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और यह जो पैसिव रेजिस्टेंस है, इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो जो स्वदेशी आंदोलन रहा है उससे बहुत यह आपको मिलता जुलता आपको दिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग क्या देखते थे कि जो विदेशी सामान हुआ करते थे उसका उपयोग नहीं करने की बात जो है सबके सामने कही जाती थी और उसको उपयोग नहीं करने की बात होती थी उसके अंतर्गत, है ना। लेकिन यहाँ पर उपयोग करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके कार्यों में अपने आप को अलग करने की बात हो रही है। तो ये था पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। और यह भी कहते हैं कि जब आपको आपकी डिमांड पूरी ना हो,
डिमांड पूरी करने के लिए जो है वह हिंसा की भी बात करते हैं, अहिंसा की भी बात करते हैं। शांतिपूर्ण भी अगर काम हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप हिंसा भी कर सकते हैं, यह भी बात करते हैं। क्रांतिकारी तरीके से भी काम करने की बात करते हैं और संवैधानिक तरीके से भी करने की बात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनमें जो है वह दोनों रूप जो है उनका आपको दिखेगा, उनके विचारों में जो है वह दोनों तरीके की चीज़ जो है इम्प्लीमेंट आपको होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और जब यह कब कहते हैं कि जब आप क्रांतिकारी बने, जब आपका शांतिपूर्वक जो है मांग नहीं पूरा होता है, तब जो है आप बल प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है यह क्या कहते हैं कि जो है आपकी मांगे पूरी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अगर शांति से मान लो, ईमानदारी से मांग लो, मन मर्जी से मान लो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ज़बरदस्ती अपनी मांग को मनवाएंगे ही, यह बात वह कहते हैं। ठीक है, और यह सारे बात कहने के पीछे उनका मतलब क्या होता है, वह चाहते हैं कि मानव जो है उसका कल्याण हो, और पश्चिमी मूल्यों को जो है वह कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खासकर भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में वह उससे जो है इन्फीरियर ही मानते हैं, वेस्टर्न जो कल्चर होता है या वेस्टर्न जो व्यवस्था होती है उसको। और उसका कारण अभी हम लोग बात किए थे कि वह जो है मटेरियलिज्म पे डिपेंड है, वह जो है भौतिकवाद में विश्वास करता है, और भारतीय संस्कृति जो है वह अध्यात्म से जुड़ी हुई रही है। हम लोग ईश्वर से जो है अटैच रहते हैं, हम लोग मोक्ष की जो है वह ओर जाने का प्रयास करते हैं। हम लोग वह आगे यह भी कहते हैं कि अध्यात्मवाद जो भौतिकवाद से ज़्यादा है, और तर्क बुद्धिवाद रेशनलिज्म जो है उसको भी वह खारिज करते हैं, रेशनलिज्म को भी वह खारिज करते हैं, और धर्मपरायणता की बात करते हैं, अर्थात धर्म को जो है रिलीजियोसिटी की बात वह करते हैं, धर्म की वकालत करते हैं। और धर्म की वकालत इसलिए करते हैं कि जो धर्म की आड़ में कोई व्यक्ति जो है वह इस प्रकार से सोच रखते हैं कि वह गलत नहीं करेगा, क्योंकि वह ईश्वर जो है कभी गलत नहीं करने की बात करता है। और धर्म जो होता है वह किसी भी धर्म में यह नहीं कहा जाता है कि दूसरों का जो है अहित किया जाए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो वह आपको यही पता चलेगा कि वह जो है मानव की भलाई के लिए, मानव के विकास के लिए जो है वह सारी चीज़ें करते हैं, और अपने देश जो भारतीय संस्कृति रही है उसको जो है यूके की संस्कृति से फार बेटर वह समझते हैं। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। आई होप कि आपको श्री अरविंदो को या अरविंदो घोष को समझने में मैं थोड़ी भी आपको ज़रूर मदद किया हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी नाम से जो है वह टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पे हम लोग डेली क्यूज करते हैं, उस पे चले आइए, आपको सारे वीडियो के लिंक और PDF भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।